एक बार फिर मैं सुनील सर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आज की पढ़ाई क्या है? क्लास 12 बायोलॉजी लेसन 1 जियो में जनन पार्ट 2 पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया। देखो बच्चों, आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहला तो ये पढ़ना है लैंगिक जनन, दूसरा आपको पढ़ना है लैंगिक जनन के लाभ, तीसरा आपको पढ़ना है ऋतुस्राव, चौथा आपको पढ़ना है निषेचन, पांचवा बाह्य निषेचन, छठवां आंतरिक निषेचन और सातवां युग्मक जनन। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो बच्चों पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहोगे बच्चों कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं उसमें विभिन्नता आ सकती है और इनसे उत्पन्न संतान माता पिता से भिन्न हो सकते हैं। यानी जो एक बात जरूर तय हो रहा है कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के लिए मान इतना मान के चलिएगा कि नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। माने केवल इसमें एक ही जीव के द्वारा जनन नहीं हो सकता, इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होगी। देखो बच्चों, आप उदाहरण में पुरुष भी लिख सकते हैं, जो पुरुष है उसको भी लिख सकते हैं। उदाहरण में स्त्री और पुरुष दोनों मिलेंगे तब तो होगा। आप मनुष्य शॉर्टकट में लिख सकते हैं। जितने भी जंतु देखते हैं आप, बहुपुष के जंतु, सब में जो होता है बच्चों लैंगिक जनन ही पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पर देखिएगा नोट पॉइंट में, फर्स्ट आप देख रहे होंगे कि पुरुष में जनन के लिए मुख्य जनन अंग वृषण होता है। जो पुरुष होता है, पुरुष में जनन के लिए जो मुख्य जनन अंग होता है उसका नाम वृषण होता है। देखो बच्चों, ये कई बार पूछा जाता है कि जो पुरुष होता है इस पुरुष में मुख्य जनन अंग का क्या नाम है, तो बच्चों आप बताएंगे वृषण होता है। तथा वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। जो वृषण होता है, वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। बच्चों ये चीज़ को आप जानकारी रखिएगा। आइए दूसरा देखते हैं नोट पॉइंट में कि स्त्रियों में जनन के लिए मुख्य जनन अंग अंडाशय होता है। स्त्रियों में जनन के लिए मुख्य जनन अंग अंडाशय होता है, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। बच्चों जो स्त्री होती है, स्त्री में जो मुख्य जनन अंग होता है उसका नाम अंडाशय होता है और इसी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण भी होता है बच्चों। अच्छा बच्चों देखिए, कुछ तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि नर और मादा मिलते हैं तो संतान उत्पन्न होता है। हालांकि जो नर होता है, नर का जो मिलता है वो शुक्राणु होता है। ठीक है। जो मादा होती है उसकी अंडाणु होता है और जो संतान बनता है इसको हम लोग युग्मनज कहते हैं बच्चों। तो अगर इस तरीके से कोई पूछे कि नर और मादा मिलते हैं तो संतान की उत्पत्ति होती है बच्चों। आ जाओ, अब देखो लैंगिक जनन के क्या क्या लाभ होते हैं। जैसे हम लोग तो जनन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि जो लैंगिक जनन है इस जनन के क्या क्या लाभ होते हैं बच्चों, तो आप क्या बता सकते हैं। देखो बच्चों, पहला आप कहिएगा कि इससे, किससे? लैंगिक जनन से, इससे उत्पन्न होने वाले संतान माता पिता से अलग होते हैं, माने अलग प्रकार के उत्पन्न होते हैं, जिससे विविधता उत्पन्न होती है। मन कहने का मतलब है कि इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक कोशिका से अलग होते हैं, इसीलिए इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है बच्चों। अच्छा बच्चों, दूसरा आप कह सकते हैं इसमें, दूसरा में कि लैंगिक जनन से जातियों का निरंतरता बनी रहती है। मन कह सकते हैं दूसरा पॉइंट में कि लैंगिक जनन के कारण जातियों की जो निरंतरता है वह बनी रहती है बच्चों। अच्छा बच्चों, तीसरा आपके पास आता है लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले जो जीवों की आनुवंशिक गुण भी बदल जाती है। लैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न होता है उस जीव का आनुवंशिक गुण भी बच्चा बदल जाता है। तो अगर लैंगिक जनन से क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में कोई आपसे पूछे तो इसको आप आराम से बता सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आ जाओ। उसके बाद से हम लोग जो आज चीज़ पढ़ने वाले हैं
उसका नाम है ऋतुस्राव। देखो पहले तो हम बता दें, इसको हम लोग मैचुअल साइकिल भी कहते हैं। इसका शॉर्ट का नाम MC भी होता है, इसी को MC हम लोग कहते हैं। देखो बच्चों, अच्छा ऋतुस्राव की एक और बात हम बता दें आपको कि इसको रजोधर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए, ये तो पहला बात आप जानिए कि जो ऋतुस्राव होता है केवल स्त्री में ही पाया जाता है, ये पुरुष में नहीं पाया जाता है। तो आप कहेंगे ऋतुस्राव स्त्रियों में पाया जाता है। मैंने कहा आपको कि जो ऋतुस्राव होता है वह स्त्रियों में ही पाया जाता है। इसमें हर महीने एक अंडाणु का निर्माण होता है। किसमें बच्चों? स्त्री में। इसमें हर महीने एक अंडाणु का निर्माण होता है। यह अधिकतर स्त्रियों में 28 दिनों का होता है। माने ऋतुस्राव स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें हर महीने एक अंडाणु का निर्माण होता है। यह अधिकतर स्त्रियों में 28 दिनों के लिए होता है। यह स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष की अवस्था में शुरुआत हो जाता है। माने जो MC होता है, जो ऋतुस्राव होता है, जब कोई लड़की है उसका उम्र 11 से 12 वर्ष की हो जाता है तब ऋतुस्राव की शुरुआत हो जाती है तथा 50 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाती है। लगभग 50 से 55, 45 ये कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन ये माना जाता है कि जब जो लड़की है, जो औरत है, जो स्त्री है, जब उसकी एज 11 से 12 वर्ष होता है तो MC आना शुरू हो जाता है। और जब स्त्री का जो उम्र 50 से 55 या 45 से 50 के बीच में होता है तो वह ब्रेक हो जाता है। उसके बाद से MC कभी नहीं आता है बच्चों। तो इस तरीके से ऋतुस्राव के बारे में आप जान गए। अगर आपसे कोई पूछे तो इस बात को आप स्पष्ट बता सकते हैं। देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या आ रहा है? निषेचन। अगर मैं कहूँ आपसे कि निषेचन क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। देखो बच्चों, नर माने पुरुष होता है। नर और मादा युग्मक जो है इनके संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं बच्चों। नर युग्मक, आपको याद होगा कि नर युग्मक के रूप में शुक्राणु होता है प्लस मादा युग्मक के रूप में अंडाणु होता है। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। बस इतना याद रखेंगे, कभी भी आपको निषेचन पूछता है इस चीज़ को आप बता सकते हैं। देखो बच्चों, जो निषेचन होता है 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन, एक आंतरिक निषेचन। लेकिन पहले हम लोग चर्चा करेंगे बाह्य निषेचन का। देखो बच्चों, आपसे बाह्य निषेचन कोई पूछे तो कह सकते हैं कि जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। हालांकि इस निषेचन में आप ये भी कह सकते हैं कि माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और कह देना कि माध्यम की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो बच्चों, आप उदाहरण में भी बता सकते हैं। उदाहरण में क्या बता सकते हैं? देखिए यहाँ पर ये उदाहरण है कि मछली और या मेढक के मादा अंडाणु को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जैसा मछली है, अच्छा मेढक है, जो इसमें मादा होते हैं वो अपने अंडाणु को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं तथा नर युग्मक भी, जो नर होते हैं, अपने शुक्राणु को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। फिर से शुक्राणु और अंडाणु से जाकर के मिल जाता है। जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं आपस में जाकर के मिल जाते हैं तो एक युग्मनज का निर्माण होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। ये अगर आपसे पूछे तो ये चीज़ को आप बता सकते हो बच्चों। अच्छा बच्चों, बाह्य निषेचन हो गया, हम लोग अब चलने वाले हैं आंतरिक निषेचन के पास। देखो बच्चों, ये आंतरिक निषेचन आपसे कोई कहे तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि जब आंतरिक का मतलब होता है अंदर, शरीर के अंदर, तो कहेंगे कि जब निषेचन शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जब निषेचन शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह निषेचन मादा के अंदर होता है। ये जो निषेचन होता है मादा के अंदर होता है। देख लो, जो आंतरिक निषेचन है
वो मादा के अंदर होता है। मादा के अंडाणु से शुक्राणु का मिलन होता है। जो मादा के अंडाणु होते हैं, हालांकि अंडाणु जो होते हैं गतिशील नहीं होते हैं, शुक्राणु आपके गतिशील होते हैं। बच्चों ध्यान देते रहना कि जो मादा में अंडाणु पाया जाता है ये गतिशील नहीं होता है, लेकिन पुरुष में जो शुक्राणु पाया जाता है वह गतिशील होते हैं बच्चों। तो कह सकते हैं कि मादा के अंडाणु से शुक्राणु का मिलन होता है तो निषेचन संपन्न होता है। और उदाहरण में आप मनुष्य कह सकते हैं। मनुष्य का जितने भी स्तनधारी होते हैं सब में जो निषेचन पाया जाता है वह आंतरिक निषेचन ही पाया जाता है बच्चों। अच्छा बच्चों, एक और हेडिंग हमारे पास आ रहा है जिसका नाम होता है युग्मक बनना। पहले तो आपको बता दें निषेचन पूर्व घटनाएं। तो अगर आपसे कोई कहे कि निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती है तो इसके बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं बच्चों। देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब अच्छा सा आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं देखो, युग्मक के संयोजन के पहले, संयोजन का मतलब होता है मिलना, युग्मक के संयोजन के पहले की सभी घटनाओं के चरण को हम लोग चरण को जब पूरा कर लिया जाता है तो इसे निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। यानी आप इसमें सिंपल से कह सकते हैं कि निषेचन के पहले जो घटनाएं घटित होती है बच्चों तो उसे हम लोग निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। उसके बाद से युग्मक जनन। अच्छा, आपसे कोई कहे कि युग्मक जनन क्या होता है तो क्या कहेंगे। देखो बच्चों, एक द्विगुणित मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अच्छा देख लो कि एक द्विगुणित मात्र का मतलब होता है माता, तो एक द्विगुणित मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अच्छा बच्चों, आप युग्मक जनन भी समझ गए। अब हमारे पास एक नया हेडिंग आता है जिसका नाम होता है युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का स्थानांतरण। देखो बच्चों, निषेचन के लिए युग्मकों का स्थानांतरण असंख्य होता है। देख रहे हो, निषेचन के लिए युग्मों का स्थानांतरण असंख्य होता है। ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में युग्मकों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है। युग्मक का मतलब हुआ कि जैसे नर युग्मक है शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। तो अधिकतर जो युग्मक का स्थानांतरण जैसे ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है, इसमें युग्मों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है बच्चों, तो जल के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद आइए नर युग्मक। देखो बच्चों, नर युग्मक तो कहेंगे कि पुरुष में पाए जाने वाले युग्मक को नर युग्मक कहते हैं। पुरुष में, देखो नर का मतलब होता है पुरुष, तो कह सकते हैं पुरुष में पाए जाने वाले युग्मक को नर युग्मक कहते हैं। नर युग्मक के रूप में शुक्राणु होता है। तो आपने देखा बच्चों कि पुरुष में पाए जाने वाले युग्मक को नर युग्मक कहते हैं। नर युग्मक के रूप में शुक्राणु होता है। अच्छा बच्चों, आ जाओ, शुक्राणु के बाद हम लोग आते हैं मादा युग्मक। मादा युग्मक तो कहेंगे स्त्री में पाए जाने वाले युग्मक को मादा युग्मक कहते हैं। स्त्री में पाए जाने वाले युग्मक को मादा युग्मक कहते हैं बच्चों। मादा युग्मक के रूप में अंडाणु होता है। मादा युग्मक के रूप में अंडाणु होता है। तो स्त्री में पाए जाने वाले युग्मक को मादा युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक के रूप में अंडाणु होता है। ये भी बच्चा बता देंगे आप। अब थोड़ा सा देखते हैं एकलिंगी पादप। अच्छा देखो, एकलिंगी का मतलब होता है जिसमें एक लिंग उपस्थित होता है। एकलिंगी का मतलब होता है जिसमें एक लिंग उपस्थित होता है। देखो, ऐसे पादप जिसमें एक लिंग पाया जाता है तो उसे एकलिंगी पादप कहते हैं बच्चों। ऐसे पादप जिसमें एक लिंग पाया जाता है तो उसे एकलिंगी पादप कहते हैं। एकलिंगी पादप कहते हैं। उसके बाद से होता है द्विलिंगी पादप। द्विलिंगी पादप तो अब नाम से पता चल रहा है, जब द्वि की बात करेगा तो दो लिंगी, तो कहेंगे ऐसे पादप जिसमें दो लिंग पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विलिंगी पादप कहते हैं। ऐसे पादप जिसमें दो लिंग पाए जाते हैं तो उसे द्विलिंगी पादप कहते हैं। तो द्विलिंगी पादप भी सबको याद हो गया।
चलो, द्विलिंगी पादप में पुष्प के नर भाग को पुंकेसर और स्त्री के मादा जनन भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। ये भी बात आप याद रखेंगे द्विलिंगी पादप और द्विलिंगी पादप में। तो चलो बच्चों, अब इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उभयलिंगी। आपको याद होगा उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों का मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों पर उपस्थित होते हैं। या अगर उभयलिंगी की बात करेंगे तो ऐसे पादप इसमें नर और मादा दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। देखो, इसके अंतर्गत नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, तो मादा पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। मादा ऊपर स्थित होता है तथा नर बीच में, जैसे जोंक हुआ, केंचुआ हुआ। तो उभयलिंगी का मतलब होता है कि माने ऐसे, इसी को द्विलिंगी भी कहा है। तो उभयलिंगी द्विलिंगी दोनों बात एक ही होता है, केंचुआ और जोंक वगैरह बता सकते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, कुछ नोट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। कुछ बातें हैं नोट पॉइंट्स में जिसको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। पहला आपका है कि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। देखो बच्चों, मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जबकि युग्मकों में 23 होती है, यानी 23 नर युग्मक में, 23 मादा युग्मक में। अच्छा, एक और बात बताते बच्चों कि 22 जो होते हैं अलिंग गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। और इस तरह से 22 स्त्री में अलिंग प्लस XX जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। तो लिंग से लिंग का निर्धारण होता है। अच्छा, आ जाओ बच्चों, उसके बाद से हम लोग सेकेंड में कह सकते हैं कि कुत्ता में कुल गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है, जबकि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 39 होती है। 78 टोटल होगा तो नर युग्मक 39 और मादा युग्मक 39, तो 39 और 39 कितना हो जाता है बच्चों, कितना 78 हो जाता है। तो कुत्ता में कुल गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है, इसके युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 39 होती है। अच्छा, आ जाओ, तीसरा नंबर कहता है कि सबसे अधिक गुणसूत्र ओफिलोग्लाइसोम के में 12 से 7 गुणसूत्र होता है। देख लो, याद कर लो कि सबसे अधिक गुणसूत्र अगर आपसे कोई पूछे तो कहेंगे बच्चों ओफिलोग्लाइसोम में 12 से 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, बाकी मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।